नमस्ते। चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव मिश्रा। बात करते हैं विपक्षी एकता की और विपक्षी एकता के साए में छिपे हुए प्रधानमंत्री चेहरों की, और कौन सा प्रधानमंत्री पद का ऐसा उम्मीदवार है जो सबसे आगे चल रहा है, जो लंबी रेस का घोड़ा है। कौन जोड़ तोड़ में सफल होगा, कहां कौन किसकी टांग खींच रहा है, किसके दिल में क्या है, इसमें हम लोग झांकेंगे। तो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवारों की तो कोई कमी नहीं है। राजनीति एक बहुत बड़ा उद्योग है भारत में, और सबसे बड़ा पद मतलब सबसे ज्यादा फायदा सबसे पहले राज्यों में मुख्यमंत्री का पद की जो आजमाइश होती है, और इसके बाद फिर सीधे प्रधानमंत्री पद की। तो इसमें एक उम्मीदवार तो दिल्ली के तख्त के बिल्कुल पास में ही है, अरविंद केजरीवाल। यद्यपि उनका राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, पूर्ण राज्य भी नहीं है, लेकिन चूंकि वो दिल्ली में है और इसलिए उनको ऐसा लगता है कि नजदीक होने की वजह से प्रधानमंत्री के पद पर उनका ज्यादा अधिकार है। और जब से दिल्ली सरकार की दो मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई है, उनकी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जमानत भी नहीं हो पा रही है, तब से सौदा उनका दिल तेजी से धड़क रहा है। और अभी तक जो अरविंद केजरीवाल बहुत ही संयंत्र भाषा का प्रयोग करते थे प्रधानमंत्री पद के लिए, अब बहुत आक्रामक हो गए हैं। उनकी आक्रामकता से स्पष्ट है कि कहीं बहुत सीरियस गड़बड़ है। और उस सीरियस गड़बड़ में बहुत सारी चीजें जुड़ती जा रही हैं। शराब घोटाला, मोहल्ला क्लिनिक घोटाला, स्कूलों में घोटाला, और हाल ही में उनके शीश महल का घोटाला। इतने घोटाले मार्केट में हैं। तो अभी आक्रामक इसलिए हो रहे हैं कि अगर उनको कहीं तिहाड़ जाना पड़ जाए, ईडी बुला ले, तो फिर क्या कहेंगे? मोदी ने फंसा दिया है, एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए भूमिका बना रहे हैं। और जब कभी उनको अपने मन का सेफ्टी वाल्व खोलना होता है, भड़ास निकालनी होती है, तो फिर वो विधानसभा का विशेष सत्र बुलाते हैं और उसमें जो भी उनके मन में आता है सब कह डालते हैं। ये उनकी शैली है, और वो सुर्खियों में बने रहना जानते ही, तो किसी से छिपा नहीं है। इस दौड़ में दूसरे कैंडिडेट और न्यू इंट्रेंट कह सकते हैं आप हैं, वो है तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर, के चंद्रशेखर राव। अब उनका परिवार है, बेटा मंत्री है, बेटी है। अब वो अपने बेटे को मुख्यमंत्री बना के स्वयं प्रधानमंत्री बनने की जुगाड़ में है। और इसलिए जब मुख्यमंत्री होते हैं तो उनके पास असीमित संसाधन होते हैं। राज्य का हेलीकॉप्टर है, जहां चाहे जा सकते हैं, विपक्षी एकता कर सकते हैं, जहां कहीं कुछ भी कर सकते हैं। तो अब वो तेलंगाना में तो उनके जो लड़के बच्चे हैं वो सब काम देख रहे हैं, और वो महाराष्ट्र छान रहे हैं। पटना भी हो आए, लेकिन पटना में देखा उन्होंने कि भाई नीतीश के साथ उनका इंटरेस्ट कन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं उन्होंने लिया। लेकिन वो सभाएं कर रहे हैं महाराष्ट्र में, नांदेड़ में, पूना में, बहुत जगह जा रहे हैं। और वो अपने आप को बड़े से बड़ा किसान साबित कर रहे हैं। किसानों के लिए तेलंगाना में क्या किया, वो सारा बखान कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि केसीआर भी प्रधानमंत्री की दौड़ में हैं, और वो कितनी सीटें ले पाएंगे, कितनी लोकसभा में सीटें होंगी, ये देखने वाली बात होगी। और प्रधानमंत्री पद की तीसरी दावेदार हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उनके साथ में कई समस्याएं हैं केसीआर की तरह। एक तो वो हिंदी भाषी नहीं है, हिंदी भाषा पे अच्छा कमांड भी उनका नहीं है। और भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और तुष्टिकरण में इन लोगों का नाम आगे है। ये इनकी नेगेटिव पॉइंट भी है। वोट कैचिंग के मामले में पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा, मुसलमानों का वोट इनको मिल सकता है तुष्टिकरण के आधार पर। लेकिन फिर भी अपने दमखम पर अपने राज्य में तो लोकसभा की कुछ सीटें जीतेंगे, लेकिन अपने राज्य के बाहर शायद ही इनको बहुत बड़ी सफलता मिले। और इसके बाद एक कैंडिडेट हैं, वह है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बहुत मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के चक्कर लगाए, अरविंद केजरीवाल से मिले, कांग्रेस नेताओं से मिले, ममता बनर्जी से मिले, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से जाकर मिले, केसीआर से मिले, शरद पवार से मिलने गए, उद्धव ठाकरे के घर पे जाके मिले, स्टालिन से जाके मिले। जो भी कुछ हो सकता है पूरा भारत भ्रमण उन्होंने कर डाला है। लेकिन आम जनमानस में एक चीज आना बहुत स्वाभाविक है, आपके दिमाग में भी ये बात आ रही होगी। जो व्यक्ति पिछले 3 बार से
बिहार का मुख्यमंत्री है और वो जुगाड़ आधारित मुख्यमंत्री हैं, कभी भाजपा के साथ तो कभी आरजेडी के साथ। इतने दिनों में वो राज्य के अपने बलबूते मुख्यमंत्री भी नहीं बन पाए, तो ऐसा वक्त प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है? और पिछले विधानसभा चुनाव में तो उनकी जो बड़े भाई की भूमिका थी भाजपा के साथ वो खत्म हो गई, बहुत छोटे से भाई की हो गई थी और उनको डर सता रहा था। उनका जो डर है वो विपक्ष ने लपक लिया। विपक्ष बिहार में है, आरजेडी और कांग्रेस था। ताना बाना बुना गया और नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का सब्जबाग दिखाया गया। इसके बाद में दिल्ली में उनकी मुलाकात हुई और कांग्रेस नेताओं ने उनको समझाया। राहुल गांधी ने उनको विपक्षी एकता का जिम्मा दे दिया। तो आप समझ सकते हैं कि वो राहुल गांधी के एजेंट के तौर पर पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं। अब राहुल गांधी के कहने से वो भारत भ्रमण कर रहे हैं और विपक्षी एकता हो जाती है। मान लीजिए मोदी सरकार चली जाती है, इनको बहुमत नहीं मिलता है, विपक्ष को सम्मिलित रूप से बहुमत मिल जाता है, तो फिर प्रधानमंत्री कौन? यही पे दुविधा आ जाती है। कांग्रेस ने उनको अपना एजेंट बनाया विपक्षी एकता के लिए, लेकिन उनको प्रधानमंत्री के लिए कमिटमेंट नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हम उस समय ही देखेंगे। और नीतीश कुमार जानते हैं कि उनको लंबे समय तक प्रधानमंत्री ना भी रहने को मिले, चरण सिंह की तरह अगर थोड़े दिन के लिए भी बन जाएंगे तो भी उनके जीवन की मुराद पूरी हो जाएगी। और किस्मत बहुत बड़ी चीज है। इंद्र कुमार गुजराल कैसे प्रधानमंत्री बने, देवगौड़ा कैसे प्रधानमंत्री बने, ये जब प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो स्वाभाविक तौर से नीतीश कुमार को भी ऐसा लगता है कि उनका लक इतना खराब तो नहीं हो सकता। सुशासन बाबू हैं, कुछ मैनेज करेंगे। और उनको गलतफहमी है अपने बारे में, या अपने आप को ज्यादा अच्छा समझते होंगे कि वो किसी को भी दांव देने में माहिर है। राहुल गांधी ने या कांग्रेस ने जो उनको काम सौंपा है वो इसलिए कि विपक्षी एकता हो और उस विपक्षी एकता के केंद्र बिंदु में कांग्रेस अवश्य हो। और नीतीश कुमार ने जो अपनी विपक्षी एकता की यात्रा शुरू की उसमें ये बात प्रमुखता से उठाई गई कि बिना कांग्रेस के विपक्षी एकता संभव नहीं है। नीतीश कुमार ने ये बात शरद पवार को समझाई। ममता बनर्जी से जब ये बात कही तो थोड़ा उनका मूड खराब हो गया, इसलिए बातें बनते बनते बिगड़ने भी लगी। नवीन पटनायक ने उनको हाँ तो बोला, खाना खिलाया, लेकिन फिर वो संसद भवन के उद्घाटन समारोह में भी शामिल हो गए। और नवीन पटनायक के बारे में कहा जाता है, उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से बता भी दिया है कि राज्य के बाहर उनकी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। यानी प्रधानमंत्री पद की दौड़ में वो तो न शामिल हैं और वो राज्य में खुश हैं, और इसीलिए वो 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो वो विपक्षी एकता में शामिल होंगे, विपक्ष के साथ शामिल होंगे, इसकी कोई संभावना नहीं है। और यही हाल है जगन रेड्डी का, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री का। स्टालिन विपक्षी एकता में शामिल जरूर होंगे, लेकिन उनका अपना कद ऐसा नहीं है कि वो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकें। तो इन परिस्थितियों में अब ले दे के नीतीश कुमार फ्रंट रनर है और वो कांग्रेस की तरफ से आश्वासन है, इसलिए पूरे जुगाड़ में लगे हुए हैं। लेकिन कैसे कांग्रेस से इनका साठगांठ हुई, कौन था, किसने बीच बचाव किया? बताया जाता है कि जिस समय भाजपा के साथ अल्पमत की सरकार एक तरीके से चला रहे थे, इनकी पार्टी बहुत छोटी पार्टी है, छोटे भाई की भूमिका में थे और अंदर से बहुत दुखी थे, ज्वालामुखी थे। ऐसे में कहा जाता है लालू प्रसाद यादव ने चारा फेंका। लालू प्रसाद यादव के साथ चारा का बहुत बड़ा संबंध है। उन्होंने चारा फेंका और इन्होंने चारा लपक लिया। इसके बाद में इनकी कांग्रेस से इन सबसे मुलाकात हुई और ये तय हुआ कि आपको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा और आप मुख्यमंत्री पद तेजस्वी यादव को सौंप देंगे। और उसके लिए सर्स तैयार हो गए। कांग्रेस ने बोल तो दिया है, लेकिन कांग्रेस के पास तो अपना प्रधानमंत्री है। मीन्स प्रधानमंत्री का चेहरा है राहुल गांधी, जो अमेरिका में, ब्रिटेन में, कहीं विदेश में जाते हैं वहां पे अपना प्रचार करते हैं। और उन्होंने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए मुस्लिम लीग को धर्मनिरपेक्ष बता दिया है। कर्नाटका में विजय मिलने के बाद उन्होंने धर्मांतरण कानून को खत्म कर दिया है, हेडगेवार को किताबों से निकाल दिया है। बजरंग दल पर बैन लगाने की भी सोच रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम कर दिए हैं, गोहत्या पर प्रतिबंध भी हटाने जा रहे हैं। जो कर सकते थे कर रहे हैं। और वहीं मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सॉफ्ट हिंदुत्व तिलक लगाकर नर्मदा की आरती भी कर रहे हैं।
कोट के ऊपर जनेऊ पहन के वो महाकाल के दर्शन भी करेंगे। सब कुछ ऐसे चल रहा है जैसे जनता बेवकूफ है, जहां जिस भूमिका में जाएंगे वो लोग उसको स्वीकार करेंगे। लेकिन जब इन भूमिकाओं में जाते हैं तो वैसे ही लगता है जैसे सैफ अली खान आदि पुरुष में रावण की भूमिका में नजर आते हैं। ऐसे तो राहुल और प्रियंका के साथ में ये चीजें हो रही हैं। तो अब इनको प्रधानमंत्री अगर बनना है तो कोई ना कोई कंधा जरूर चाहिए। और अगर सब कुछ सामान्य रहा और नीतीश कुमार इनकी बात मान जाते हैं तो उसी तरह से कुछ किया जाएगा कि जैसे देवीलाल ने बीपी सिंह के लिए प्रधानमंत्री बनाने के लिए किया था, चंद्रशेखर को दांव देने के लिए। आपको याद होगा कि जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे उसके पहले एक बड़ा ड्रामा हुआ था। बीपी सिंह ने चौधरी देवीलाल के नाम का प्रस्ताव किया जिसे सभी ने समर्थन दे दिया, चंद्रशेखर ने भी। उनको लगता था कि बीपी सिंह प्रधानमंत्री न बने और कोई भी बन जाए, XYZ। सर्वसम्मत से देवीलाल नेता चुन लिए गए। लेकिन देवीलाल ने कहा कि नहीं भाई, हम नहीं बनना चाहते, हम बीपी सिंह का नाम प्रपोज करते हैं, जिसे कई लोगों ने सेकंड कर दिया और बात खत्म हो गई, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गया। इस तरीके से मोहरे के रूप में नीतीश कुमार को यूज करना चाहती है कांग्रेस। लेकिन नीतीश कुमार तो पलटी राम है, सुशासन बाबू भी हैं, और इतने सालों में पूरा देश उनसे परिचित है कि किस तरह से खतरनाक है वो। तो कांग्रेस के अंदर खाने में ये अंदेशा भी जा रहा है कि नीतीश कुमार कहीं डबल क्रॉस तो नहीं कर देंगे, कि अगर उनको प्रधानमंत्री पद के लिए और लोगों को मनाया जाए तो वो सचमुच में प्रधानमंत्री बन जाए और राहुल को छोड़ दें। तो इसलिए बड़ा कसमकस की स्थिति है। इधर पटना में जो मीटिंग प्रस्तावित थी उसमें जाने के लिए राहुल भारत में नहीं है। कहा जाता है कि लालू यादव ने फोन पर लंदन में आराम फरमा रहे राहुल गांधी से बात की और उनसे कह दिया है कि भाई बिना आपके कुछ नहीं हो पाएगा। क्योंकि नीतीश कुमार और राहुल गांधी में इस समय मास्टर मीन्स एम्प्लॉयर एम्प्लॉय जैसा रिश्ता हो गया है। और ये तीनों पार्टियां आरजेडी, कांग्रेस और नीतीश बहुत ही क्लोज सर्किट में है। अगर विपक्षी एकता में देखा जाए तो इसमें लालू यादव और आरजेडी की भूमिका यह रहेगी कि उनको तो प्रधानमंत्री पद से कोई लेना देना नहीं। उनको सिर्फ लेना देना इसलिए है कि बीजेपी को हराना है, तो वो कांग्रेस को बनाएंगे, राहुल गांधी के समर्थन में है। और वैसे भी कांग्रेस बिहार में उनके महागठबंधन का हिस्सा रही है। लेकिन नीतीश कुमार पे सब डाउट कर रहे हैं कि आदमी डबल क्रॉस कर जाएगा। तो नीतीश कुमार और ममता के संबंध भी खराब हो रहे हैं। इधर उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उनसे कोई जवाब नहीं मिल रहा है। शरद पवार ने भी कहा कि भाई अभी तो किसी चेहरे की जरूरत नहीं है, देखा जाएगा, पहले बहुमत मिल जाए, क्योंकि जनता पार्टी के जमाने में भी ऐसा हो चुका है। शरद पवार की अपनी महत्वाकांक्षा है, हालांकि उनका शरीर साथ नहीं दे रहा है। लेकिन उनके साथ में भी नीतीश कुमार जैसी समस्या है कि वो अपने दम पर कभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक नहीं बन पाए। उन्होंने भी जोड़ तोड़ करके ही जो भी हासिल किया, जोड़ तोड़ से हासिल किया। तो अब नीतीश कुमार हताश कुमार हो गए हैं। पटना में होने वाली रैली कहीं स्थगित ना हो जाए अगर राहुल गांधी नहीं आए। कौन कौन आएगा, कौन कौन जाएगा, क्या होगा, इन सब कयासों के बीच में ये चीजें चल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, क्या नरेंद्र मोदी को हराना इतना आसान है? क्या इस तरह से एक थाली परसी जाएगी, उस पर छीना झपटी होगी, कौन प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनेगा? लेकिन इतना निश्चित है कि अगर ये विपक्षी एकता बन जाती है तो सीटों के बंटवारे में पेंच फंसेगा और एकता बनने के पहले ही टूट जाएगी। क्योंकि कांग्रेस के पास अगर 150 से कम सीटें होंगी तो उसका दावा मजबूत नहीं होगा। इसलिए बहुत कम सीटों पे कांग्रेस लड़ना नहीं चाहेगी। और जब बहुत कम सीटों पे लड़ना नहीं चाहेगी तो जितने भी क्षेत्रीय दल हैं वो चाहते हैं कि मैक्सिमम सीटों पर अपने अपने राज्य में बोल रहे हैं, तो फिर कांग्रेस लड़ेगी कहां से? इधर ममता ने समझा जाता है एक नया सिगुफा छोड़ दिया है कि नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस अलायंस। तो फिर नीतीश कुमार का क्या होगा? ये बहुत से कॉम्बिनेशन है, इन कॉम्बिनेशन के बीच में विपक्षी एकता हो सकता है एकीकरण के पहले ही बिखर जाए। और अगर अभी देखने के लिए ये विपक्षी एकता हो भी जाती तो अभी तो बहुत लंबा समय है। चुनाव अगले साल मई में होंगे, उनकी घोषणा फरवरी मार्च के आसपास होगी, तब तक बहुत समय है। और जब भी कभी इस तरह से विपक्षी एकता होती है तो इसमें झगड़े की गुंजाइश बहुत रहती है। इसलिए आज की तारीख में विपक्षी एकता लगभग ना के बराबर है। और ये भाजपा के हित में भी है। अगर नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस अलायंस बन जाता है तो फिर मामला त्रिकोणीय हो जाएगा। कांग्रेस, बीजेपी और नॉन बीजेपी नॉन कांग्रेस अलायंस
उसमें बीजेपी की जीत बहुत आसान हो जाएगी। वैसे 2024 मोदी के लिए बहुत आसान नहीं है। मणिपुर में समस्याएं हैं, पूरे देश में कहीं समस्याएं हैं, लोग नाराज भी हैं। हालांकि कर्नाटक में हार के बाद भाजपा ने भी कुछ सीख ली है, और लोगों को भी बहुत खराब लगा, क्योंकि जैसे कर्नाटक में बाजी पलटी जा रही है, गोहत्या कानून खत्म किया जा रहा है, धर्मांतरण कानून खत्म किया जा रहा है, शायद लोग केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी को ही पसंद करेंगे। इसलिए फिलहाल में जो विपक्षी एकता भी दूर की कौड़ी है, और विपक्षी एकता हो भी जाती है तो उनको सत्ता में आना भी बहुत दूर की कौड़ी है। नमस्ते। कृपया इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।